हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक धमाकेदार क्लास लेकर के आए हैं जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। आज आप लोगों को हम एक ऐसी धमाकेदार क्लास देने वाले हैं जिसमें जीन पियाजे का क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा नहीं। समझ गए दोस्तों? तो आज जीन पियाजे का ऐतिहासिक क्लास होगा दोस्तों। जीन पियाजे कहना हमारे लिए गलत होगा, इनको हम महान जीन पियाजे बोलेंगे दोस्तों। बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोले हैं ये। तो चलिए आज इनको महान जीन पियाजे को पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम दिए हैं, जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। समझ गए दोस्तों? जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। याद रखिएगा दोस्तों। उनका जन्म जो हुआ था 1996 में हुआ था और मृत्यु 1896 में जन्म हुआ था और 1980 में इनका मृत्यु हो गया। समझ गए दोस्तों? जन्म कितना में हुआ था? 1896 में और मृत्यु 1980 में। चलिए अगला पॉइंट समझिए। जीन पियाजे पेशे से सबसे पहले जंतु वैज्ञानिक थे, यानी जूलॉजिस्ट थे। ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट थे। समझ गए दोस्तों? जीन पियाजे सबसे पहले पेशे से क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। चलिए आगे देख लीजिए। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात बोले हुए हैं महान जीन पियाजे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। अब कैसे करता है? वो खुद क्रिया एवं प्रयोग के द्वारा करता है। कैसे करता है? खुद से करेगा और खुद से प्रयोग करेगा, तब जाके वो अपना खुद ज्ञान का जो है निर्माण करता है। अब सोचिएगा कैसे। अब देखिए कि जब घर में बच्चा अगर आपका मोबाइल उठाए तो आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कि बेटा ये मोबाइल मत छुओ, ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, इसे पानी में मत डालना। तो अब देखिए बच्चा आपकी बातों को थोड़ा सा भी अपने दिमाग में नहीं रखा, क्योंकि वो है नन्हा वैज्ञानिक, वो खुद से करके सीखेगा। जब तक वो मोबाइल को आप अगर बोल दिए, कितनों पढ़ा दिए कि बेटा मोबाइल को पानी में मत गिराना, ऊपर से नीचे टेबल से नीचे मत गिराना, वो आपकी बातों को तभी तक तत्काल के लिए समझ गया, मगर वो अब खुद से करके देखेगा कि सही में ऐसा होता है या पापा हमसे झूठ बोले। तो चलिए अब बच्चा देखिए क्या करने वाला है। अब क्या करेगा? आपका इंतज़ार करेगा कि पापा घर से कब निकले। अगर आप घर से निकले, बच्चा के दिमाग में चल रहा है कि बेटा मोबाइल मत गिराना, मोबाइल को पानी में मत देना, मोबाइल ख़राब हो जाएगा। अब सही में ख़राब होगा कि गिरने से टूटेगा? अब वो उसका प्रयोग करेगा। अब क्या करेगा? हंसी लगेगा दोस्तों आपको। वो क्या करेगा कि आपका वो मोबाइल ले करके उसको पानी में गिरा के देखेगा। पानी में गिराया, आपका मोबाइल हो गया ख़राब। अब क्या करेगा बच्चा? शांति से मोबाइल रख देगा, चुपचाप बैठ जाएगा। अब आप उधर से आए, देखे बेटा मोबाइल किधर है, वो अब कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत रहेगा। अब वो उसको क्या किया? वो प्रयोग करके उसको देख लिया कि सही में मोबाइल गिरने से ख़राब हो जाता है, पानी में गिरने से ख़राब हो जाता है, टेबल से टूटने पर ख़राब हो जाएगा। वो समझ गया। कैसे समझा? आप उसने इसे जाना। कैसे जाना? वो प्रयोग करके जाना, न कि आप किताबों से जाना या फिर आपके बातों को बोलने से जाना। तो क्या किया? खुद से प्रयोग करके जाना। इसीलिए महान जीन पियाजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोले। वो क्या करते हैं? खुद से करके सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में, यानी जो वास्तविक चीज़ है उसके बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति सिर्फ न तो बालकों में परिपक्वता स्तर पर, यानी अगर परिपक्व हो गया तभी, और न सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। समझ गए दोस्तों? इन दोनों की अंतःक्रिया पर, न ही एक पर। अगर परिपक्व हो गया
तभी वो जो वास्तविक स्वरूप है उस पर चिंतन कर पाएगा या खोज पर कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपने अनुभव का भी प्रयोग करेगा। समझ गए दोस्तों? तो ये दोनों की अंतःपरिपक्वता और अनुभव के अंतःक्रिया पर, दोनों का क्या है, अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है कि बच्चा किस तरह से चिंतन कर रहा है जो वास्तविकता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों एक ऐसा क्लास होगा कि आपको कभी भी जीन पियाजे से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एकदम सभी चीज़ का हम इसमें, जीन पियाजे का जितना भी चीज़ है वो सब इसमें हम इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए। लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ अ चाइल्ड, ये बुक का नाम है। ये बुक उन्होंने लिखे हैं जीन पियाजे। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किनके द्वारा लिखा गया है? तो महान जीन पियाजे के द्वारा। चलिए आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अहम केंद्रित भाषा, यहाँ पे क्या है, सामाजिकृत भाषा। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि देखा कि बहुत सारे एक उम्र के, हम उम्र के बच्चों को क्या किया कि एक घर में क्या किया, उसको रखा। अब रखा, देखा, उन्होंने देख करके ये चकित हो गया कि सभी बालक एक दूसरे से बात नहीं करके वो खुद अपने आप में बातें कर रहा था। यानी कि खुद के बातों को वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। तो इसका मतलब क्या, अहम केंद्रित भाषा, खुद के भाषा को। तो ये भाषा जो है कि कब होता है, शिशुअवस्था में होता है, और ये एक तरफा होता है, यानी बालक खुद अपने बारे में ही सोचता है। इसी को पियाजे ने आत्म केंद्रित भाषा कहा है। जब बालक कोई बात सोचता है तो खुद अपने के बारे में, खुद के बारे में, जब अकेले में वो बात करता है तो वो अहम केंद्रित भाषा हुआ, वो अपने बारे में सोचता है। और इसी अहम केंद्रित भाषा को वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वाक बोला है। व्यक्तिगत वाक, समझ गए दोस्तों? ये वाइगोत्स्की बोले हुए हैं। वाइगोत्स्की। देखिए, अहम केंद्रित भाषा कौन बोले हुए हैं? जीन पियाजे। यानी बच्चा अगर अकेले में बातें कर रहा है तो वो क्या है, अहम केंद्रित भाषा है। वो शिशुअवस्था में होता है, वो एक तरफा होता है, वो खुद के बारे में सोचता है। लेकिन इसी को जब बालक अकेले सोचता है तो उसी को वाइगोत्स्की बोला है कि वो व्यक्तिगत वाक। बच्चा अपने जो कोई कार्य कर रहा है उसके बारे में क्या कर रहा है, वो अकेले में वो सोच रहा है, एक नया तरीका से सोच रहा है। वो अपने कार्य के बारे में, एक नई दिशा के बारे में वो सोच रहा है। इसको वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वाक बोला है। अब देखिए यहाँ पे शिशुअवस्था में क्या होता है, अहम केंद्रित भाषा, और बाल्यावस्था में क्या होता है, सामाजिकृत भाषा। शिशुअवस्था में बालक अपने स्वार्थीपन रहता है उसमें, वो अपने ही बातों को ज़्यादा वैल्यू देता है। मगर बाल्यावस्था में अब वो समझने लगता है कि हमारी अकेले में बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं तब तक हमारी बातों का कोई मायने नहीं है। तो अब उसमें क्या है, सामाजिकृत, यानी समाज में अब आया तो उसमें सामाजिकृत भाषा का विकास हो गया। तो बाल्यावस्था में होता है सामाजिकृत भाषा का। और ये क्या होता है, दो तरफा होता है, यानी खुद के बारे में भी सोचता है और दूसरे के बारे में भी अब सोचने लगता है। तो यही पूछता है दोस्तों कि बाल्यावस्था में, क्वेश्चन आ जाता है कि बाल्यावस्था में भाषा जो है अहम केंद्रित के बजाय, या फिर बाल्यावस्था में डैश भाषा, अब सब क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था में डैश के बजाय डैश भाषा का विकास होता है। यानी कि दे देगा आपको अहम केंद्रित, सामाजिकृत अहम केंद्रित, ऐसे करके दे देगा आपको। तो आप समझ गए दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या होता है, सामाजिकृत होता है, और शिशुअवस्था में क्या होता है, अहम केंद्रित। चलिए आगे देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले उनके कुछ संप्रत्य के बारे में जानना अति आवश्यक है। अति मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इनके कुछ संप्रत्य हैं, 10 के लगभग, 10-11 के लगभग इनका कुछ संप्रत्य है, कंसेप्ट है। इसको अगर आप जान गए तो इनके सिद्धांत को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। पहला क्या है, संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन। संक्रिया यानी कि हुआ किसी वस्तु को बिगाड़ कर, अपने भाषा में हम दिए हैं दोस्तों, ये किताबी लैंग्वेज बहुत कम है इसमें, खुद से दिया हुआ मेरा लैंग्वेज है इसमें, क्योंकि हम खुद 2019 में जो है, 2019 में CTET में 110 अंक लाए हैं। तो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है
जिसमें हम अपने इसमें हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसीलिए एकदम आप सबको जीन पे जैसे कहीं से भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। समझ गए दोस्तों। दिसंबर 2019 में मेरा एग्ज़ाम था, सीटेट दिसंबर 2019, 8 दिसंबर वाला एग्ज़ाम हम पास किए, इसमें हमको 110 नंबर आया है। चलिए अब समझिए संक्रिया। किसी वस्तु को बिगाड़ कर पहले जैसा बनाने की कोशिश करना क्या है? संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। यहाँ आप इंग्लिश से समझिए। आप अगर बच्चा को आप खिलौना दिए, बच्चा क्या करेगा? नन्हा वैज्ञानिक है, वो क्या करेगा? उसे तोड़ेगा, फिर क्या करेगा? उसको जोड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ, किस तरह से वो क्या करेगा? किसी भी तरह से उसको तोड़ करके फिर से उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, पहले की तरह लाने का कोशिश करेगा। यही क्या हुआ? संक्रिया हुआ। समझ गए दोस्तों? संक्रिया समझ गए। चलिए अब अगला इसमें देखिए, इसी का एक पॉइंट है, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। देखिए गाड़ी को क्या किया? खिलौना को वो तोड़ दिया। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? समस्या। जब तोड़ दिया वो समस्या आया, अब उसको क्या करेगा? इसको समाधान करने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए क्या करेगा? वो चिंतन करेगा। इसी को क्या बोला गया है? मानसिक संक्रिया। समझ गए दोस्तों। चलिए आप दूसरा देखिए, वस्तु अस्थायित्व। ये समझिए दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व क्या है? परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वस्तु भले ही, यहाँ पे तो छोड़ दीजिए, वस्तु भले ही सामने में ना हो मगर उसका अस्तित्व बना रहता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। वस्तु अस्थायित्व आप आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों को, जब बच्चे छोटा था, जब वो 2 साल से कम का था, यानी 24 महीना से कम का था, तो उसको आप क्या करते थे? कोई भी खिलौना देते थे या रुपया देते थे या फिर कुछ भी मोबाइल देते थे, तो आप क्या करते थे? अगर उसको नहीं देना रहता था तो आप क्या करते थे कि ऐसे करके मुट्ठी में लेते थे, बोलते थे कि अगर रुपया था तो मुट्ठी में लेकर के ऐसे फेंकते थे कि चलो अब चल गया, वो ऊपर लेके पक्षी चल गया या कोई लेके चल गया। अब वो समझ जाता था कि सही में वो, अब उसके सामने में उसका अस्तित्व नहीं है। मगर जब उसमें धीरे धीरे विकास होता है, जब वो 2 साल के लगभग का हो जाता है, दूसरे साल के अंत तक वो अब समझने लगता है कि नहीं, अब उसको आप मोबाइल ही दीजिएगा, मोबाइल दीजिएगा, आप ले लीजिएगा, आप तकिया के अंदर रख दीजिए मोबाइल, अब बोल दीजिए बेटा मोबाइल गायब हो गया। अब वो ये कतई नहीं वो विश्वास करेगा कि मोबाइल कहीं गुम हो गया। अब वो समझ जाए कि नहीं, तकिया के नीचे मोबाइल है। अब देखिए इसको और उदाहरण समझिए। अगर देखिए बच्चा को पालना में खिला रहा है, पालना में क्या कर खेल रहा है, अगर वो खिलौने से खेल रहा है मगर खिलौना अगर नीचे गिर गया, अब वो समझेगा कि नहीं, खिलौना क्या है? नीचे में है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब वस्तु अस्थायित्व को समझ गए, यानी वस्तु अगर उसके सामने में नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व अब बना रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, जीववाद समझिए दोस्तों। जीववाद, बच्चों को प्रत्येक चीज़ में जीवन दिखता है। जीववाद यानी कि निर्जीव को भी सजीव समझता है बालक, इसी को हम जीववाद कहते हैं। अब किस अवस्था में होता है ये चीज़, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी अवस्था जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार 4 में क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, वह प्रवृत्ति जो हमें सीखनी नहीं पड़ती, हमें हमें जन्मजात होती है। समझ गए दोस्तों। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होगा? वह प्रवृत्ति जो हमें सीखनी नहीं पड़ती, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब क्या होता है? हमें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये हमें जन्म से ही ये रहता है, इसीलिए यही हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि बार बार दोहराने वाली क्रिया, यानी कि जन्म शुरुआत में बच्चा क्या करता है? कोई चीज़ को जब चूसना रहता है, कोई भी चीज़ को हंसना है तो वो बार बार हंसेगा, चूसना है, चूसने की क्रिया जैसे सबसे ज़्यादा रहता है तो वो चूसेगा बहुत जल्दी जल्दी, तो वो उसकी प्रतिवर्त क्रिया हुआ, जो किसी क्रिया को जो बार बार दोहराता है। चलिए अब स्कीमा समझिए दोस्तों। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी कि जनरलाइजेशन उसको हम कर सकते हैं, किसी तरह से हम बांट सकते हैं। हमारे इसको हम यहाँ पे हम दे दिए हैं कुछ योजना बनाना या सूचना या स्टोर हाउस। हमारी स्कीमा को, जो हमारा दिमाग है, स्कीमा को हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं दोस्त, बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी जानकारियां हैं हमारे स्कीमा में क्या रहता है? फिट रहता है। अब हम क्या करते हैं? नई ऐसी परिस्थिति, जिस तरह से हमारे सामने में परिस्थिति आता है उस तरह से हम उसका सामान्यीकरण हम करते हैं, उसको हम उस तरह से सामने में प्रस्तुत करते हैं। यही हमारी स्कीमा हुआ, यानी कि हमारा स्टोर हाउस। वहाँ पे हमारी जितने भी जानकारी हैं वहाँ पे स्कीमा में इकट्ठा रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अनुकूलन समझिए दोस्तों, एडप्टेशन। बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्षमता जन्मजात होती है, समझ गए दोस्तों, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन क्या हुआ, यानी कि वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जो क्षमता हमारे पास है, जो बच्चों में क्या होता है, ये क्षमता जन्मजात होती है, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। या फिर बच्चों को जो भी जानकारियाँ मिलती है वह उसे अपने अनुसार ढाल लेती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, क्या हुआ, अनुकूलन हुआ। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया अनुकूलन की प्रक्रिया के दो उप प्रक्रियाएँ हैं। एक में क्या है, आत्मसातकरण, और दूसरा क्या है, समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये समझिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। आज ये कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आत्मसातीकरण हम समझते हैं। आत्मसातीकरण में क्या है, समझिए। आत्मसातीकरण में देखिए, जब कोई बालक किसी नई परिस्थिति में होता है तो वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। यदि उसका यह व्यवहार सफल प्रमाणित होता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता है। इसे ही पियाजे ने आत्मसातकरण की संज्ञा दी। यानी कहने का मतलब, जब कोई बालक नई परिस्थिति में जाता है, यानी कि ये परिस्थिति ए है, ये परिस्थिति बी है, यानी कि ये पहले वाली परिस्थिति है, ये अभी नया परिस्थिति है, समझ गए दोस्तों। जब बालक नई परिस्थिति में जाता है तो ये पूर्व वाली परिस्थिति को वो क्या करता है, वहाँ पे अपनाना चाहता है। लेकिन अगर वह आधार अगर उसका सफल हो गया, पहले वाली जो उसके पास विचार था वो विचार अगर यहाँ पे सेट कर गया तो वह आत्मसातकरण कर लेगा, समझ गए दोस्तों। वो उसका क्या हो गया, आत्मसातकरण। इसको उदाहरण के साथ समझिए दोस्तों। यदि कोई बालक जो है किसी वस्तु को उठाकर, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको उठाकर क्या करता है, वो अपने मुंह में इसको रखता है, मुंह में रख लेता है, तो यह क्या हुआ, एक आत्मसातकरण हुआ। क्योंकि वह क्या करेगा, वह उस वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ क्या कर रहा है, वो आत्मसातकरण कर रहा है, समझ गए दोस्तों। या फिर इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, वो रोटी उसको क्या होता है कि रोटी खाने आता है। कोई बच्चा है, उसको रोटी खाने आता है। जब वह कहीं बारात में जाता है तो क्या करता है, अब तंदूर देखता है तो वह क्या करता है, रोटी की तरह खाता है। तो ये क्या है, उसका आत्मसातकरण है। वो रोटी की तरह ही क्या कर रहा है, पूर्व जानकारी के आधार पर क्या कर रहा है, नई जानकारी को वो शामिल कर रहा है। यानी कि वो नई जानकारी, उसके पास तंदूरी है, तंदूरी को क्या कर रहा है, पूर्व जानकारी रोटी के आधार पर वो खा रहा है। लेकिन अगर पिज्ज़ा देखता है तो उसे क्या लगता है कि यह तो रोटी है। वो क्या करेगा, जब अगर पिज्ज़ा उसके सामने आएगा तो पूर्व जानकारी उसके पास रोटी खाने का है, तो वो क्या करेगा, रोटी की तरह उसको खाएगा। जब तक कि उसको कोई बताए नहीं कि इसे चाकू से या फिर फॉक होता है उसको, उससे काट के इसको खाया जाता है। जब उसको कोई बता देगा कि नहीं, इसको रोटी की तरह नहीं, इसको अलग से काट के खाया जाता है, जब तक उसको कोई बताएगा नहीं, तब तक वो क्या करेगा, आत्मसातकरण हुआ। जब उसको कोई बता दिया तो अब उसके पुरानी जानकारी में क्या करेगा, वो संशोधन करेगा, उसकी अलग विशेषता के साथ क्या करेगा, वो अपने दिमाग में स्कीमा में सेट कर लेगा। तो वो क्या हो गया, उसका समायोजन हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक उसको कोई नहीं बताया, तब तक वो क्या, रोटी के अनुसार जब उसको खा रहा है, तब तक वो क्या है, आत्मसातकरण है, समझ गए दोस्तों। तो आत्मसातकरण समझे। आत्मसातकरण का दूसरा उदाहरण और आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि, तो देखिए अब वो क्या करेगा कि एक पक्षी को वो क्या किया, देखा, बच्चा क्या किया, एक पक्षी को देखा, वो उसे कौवा को देखा, समझे। पक्षी क्या है, उसका नाम है कौवा। कौवा को देखा, वो कौवा क्या होता है, काला होता है, वो काँव काँव करता है। वो अब उसके स्कीमा में आ गया कि जो भी पक्षी काला होगा वो क्या होगा, कौवा होगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर वह काला कौवा केवल होता, वो क्या होगा, केवल काला होगा, तो यह सोचकर क्या होता है बच्चा, अब वो उसके दिमाग में क्या है कि जो भी कौवा होगा वो काला होगा। यह सोचकर अब क्या होता है, उसके पास अब उसके सामने में नई परिस्थिति आता है, क्या है कि अब वो देखता है कोयल को। तो यह सोचकर वो कोयल को भी कौवा बोल देता है, क्योंकि वह भी काली है।
तो यह क्या हो गया, ये हो गया उसका आत्मसात्करण। वह कोयल को देख करके पूर्व ज्ञान के आधार पर, कौवा के आधार पर क्या किया, वो कोयल को भी क्या बोल दिया, कौवा, या क्योंकि वो भी काली है। तो ये क्या हो गया उसका आत्मसातीकरण। अब अगर वो अपने स्कीमा में अगर बदलाव करेगा, कोई बोलेगा कि नहीं ये कौवा नहीं है ये कोयल है, तो अब क्या करेगा वो अपने दिमाग में क्या करेगा, स्कीमा में क्या करेगा वो अब बदलाव करेगा। वो कोयल को और कौवा के उसके दोनों के विशेषता के आधार पर क्या करेगा, चेंजिंग करेगा, तो वो समायोजन में चल जाएगा। तो समायोजन समझते, आत्मसात्करण समझ गए दोस्तों। पुराने जानकारी में नई जानकारी शामिल करना, सिर्फ शामिल करना ही जो क्या हो गया आत्मसात्करण। अगर उसकी विशेषता के आधार पर अगर समायोजन समझ लीजिए आगे। समायोजन में देखिए दोस्तों, यदि बालक का नवीन परिस्थिति में पूर्व स्थापित व्यवहार या प्रतिरूप विफल हो जाता है तो उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी ये जो पुरानी जानकारी था अगर नई परिस्थिति में ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो क्या करेगा अब इस जानकारी में, पुरानी जानकारी में वो क्या करेगा, अब यहाँ पे परिवर्तन करेगा। यानी अब जो कोयल देखा बालक या फिर पिज्ज़ा देखा बालक, तो क्या करेगा अब उसमें, अब वो इसकी नई विशेषता के आधार पर क्या करेगा, अपने स्कीमा में वो उसको स्थापित करेगा। यही क्या हो गया, समायोजन हो गया। बस इसमें इतना ही अंतर है, समझ गए दोस्तों। यहाँ देख लिया, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर फिर से व्यवस्थित करना क्या हो गया, समायोजन हो गया। समझ गए दोस्तों। तो अब आप लोग ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती या अपलटावली या अनुत्क्रमणशीलता, यानी मुख्य बिंदु से वापस न आ पाना को क्या बोलेंगे हम, अविलोम्यता या अपलटावली या अनुत्क्रमणशीलता। जैसे बालक को हम दिए 3+2 कितना होगा 5। बालक अब समझ गया कि ये कैसे, वो समझ जाएगा कि 5 होगा, मगर आप बोलिएगा कि 5 को किस तरह से हम 3 और 2, 5 को किस तरह से हम इसको, ये 3+2 को लेकर के वो 5 तक आ जाएगा, मगर 5 पर से वो फिर से 3+2 नहीं कर पाएगा। यही हो गया दोस्तों अपलटावली या अनुत्क्रमणशीलता, यानी मूल बिंदु से, मुख्य बिंदु से वापस नहीं आ पाना, यही अविलोम्यता हुआ। लेकिन विलोम्यता यहाँ पे देखिए, प्रतिवर्ती या पलटावली या उत्क्रमणशीलता, मूल बिंदु से वापस आ जाना। यानी कि हम 3+2 बताए बालक को कितना होता है 5, अब वो 5 को लिख सकता है इस तरह से 3+2, अब उसमें पलटावली का गुण आ गया, यही पलटावली होता है। और ये ऊपर वाले अपलटावली। समझ गए दोस्तों, ये गिनती और अक्षर में होता है, समझ गए, ये दोनों गिनती और अक्षर में होता है। चलिए आगे देखिए, संरक्षण समझिए दोस्तों। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से। संरक्षण देखिए दोस्तों, संरक्षण हो गया आपको अगर कोई हम आकृति दे दिए ये ऐसा, बालक को ये हम आकृति दे दिए कि हम बोलेंगे पहली वाली आकृति कौन है, अगर उसमें संरक्षण पाया जाएगा तो वो जरूर बताएगा। ये संरक्षण सिर्फ आकृति में होता है, समझ गए दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो था ये अविलोम्यता था, ये गिनती और अक्षर में था, मगर ये संरक्षण जो है ये आकृति में होगा, समझ गए दोस्तों, ये आकृति में होगा। ये जैसे आकृति हुआ तो वो अब बालक अगर संरक्षण का गुण उसमें रहेगा तो वो पहले वाली पॉइंट को वो अब बता सकता है, मगर अगर संरक्षण का अभाव रहेगा तो वो क्या करेगा, तो ये मूल बिंदु पर वापस नहीं जा पाएगा। उस वही बात इसमें भी है, मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाएगा अगर संरक्षण का अभाव रहेगा। अगर संरक्षण का गुण आ जाएगा तो वो क्या करेगा, मूल बिंदु तक वो अब एक एक करके बता देगा कि पहला आकृति ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरह से वो बता सकता है। समझ गए दोस्तों, संरक्षण क्या होता है, आकृति में पाया जाता है, उसके रंग रूप में अगर परिवर्तन हो गया तो वो फिर भी बता सकता है संरक्षण के गुण में, और संरक्षण के अभाव में ये नहीं बता सकता है। चलिए आगे देखिए, संज्ञानात्मक संरचना देखिए दोस्तों। बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमता, बालक किस तरह से सोचता है किसी चीज़ के बारे में, वही उसकी संज्ञानात्मक संरचना को दर्शाता है। अब स्कीम से देखिए, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है।
व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से हम दोहरा सकते हैं। जैसे हम रोज़ क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, ब्रश को क्या करते हैं हम रोज़ आसानी से हम दोहरा लेते हैं, ये हमारा संगठित पैटर्न हुआ, व्यवहार का संगठित पैटर्न। स्कूल हम जाते हैं, रोज़ यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल का टाइम हमारा क्या है, संगठित पैटर्न है। इस टाइम में हमको तैयार होना है, इस टाइम में स्कूल जाना है, इस टाइम में वापस आना है, ये क्या है, हमारे व्यवहार का संगठित पैटर्न है। इसको हम आसानी से हम दोहरा सकते हैं, इसको हम स्कीम्स बोलेंगे। समझ गए दोस्तों, स्कीमा और स्कीम्स में अंतर समझ गए। स्कीमा हो गया हमारा स्टोरेज हाउस, जहाँ पे हमारा बहुत सारे विचार जहाँ पे एकत्रित रहता है, और स्कीम्स ये व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे हम आसानी से दोहरा सकते हैं। अब आगे देखें विकेंद्रण और केंद्रण। विकेंद्रण और केंद्रण समझिए दोस्तों। विकेंद्रण में किसी चीज़ के बारे में हम बहुत अलग तरह से, बहुत तरह से हम सोच सकते हैं। विकेंद्रण को हम क्या करते हैं, कर सकते हैं दोस्तों, विकेंद्रण में हम बहुत किसी चीज़ के बारे में हम बहुत तरह से सोच सकते हैं, किसी भी तरह से हम सोच सकते हैं। लेकिन केंद्रण में क्या होता है, केंद्रण में हम इसके बारे में हम एक ही तरह से सोचते हैं। केंद्रण में हम इसके बारे में सिर्फ एक ही तरह से, किसी घटना को एक ही नज़रिए से देखते हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, किसी भी घटना को हम बहुत तरह से हम बता सकते हैं। यानी देखिए, आप किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता, विकेंद्रण का गुण अगर है आप में, तो क्या करेगा, बालक किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरह से सोच सकता है। मगर शुरुआत में देखिए, शुरुआत में बालक केंद्रीकरण या आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। देखिए, केंद्रीकरण यानी कि किसी भी चीज़ को एक ही तरह से सोचना, या आत्म केंद्रण यानी खुद से ज़्यादा खुद के बारे में सोचना, या फिर आत्म केंद्रण या केंद्रीकरण एक ही होता है दोस्तों, जो किसी चीज़ के बारे में एक ही नज़रिया रखना। और देखिए, और बाद के उम्र में बढ़ने पर भी बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रण ढंग से सोचने लगता है। यानी कि शुरुआत में क्या करता है बालक, केंद्रीकरण तरह से सोचता है, मगर बाद में क्या होता है, उसमें विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। अब किसी चीज़ के बारे में वो अच्छे से सोच सकता है। अब एक समझिए दोस्तों, समावेशन वह प्रक्रिया या प्रारूप जिसका निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। इतना याद रखिएगा दोस्तों, नवीन जानकारी के अनुसार नवीन में संशोधन क्या होता है, समावेशन होता है। लेकिन समझ गए दोस्तों, समावेशन क्या होता है, नवीन जानकारी के आधार पर नवीन में संशोधन। समझ गए दोस्तों। अब समायोजन क्या था कि पुरानी जानकारी के आधार पर हम नए में क्या करते थे, संशोधन करते थे। तो वो समायोजन हो गया, यानी पुरानी के जानकारी के आधार पर नए में संशोधन। और समावेशन हो जाएगा दोस्तों, नए के आधार पर नए में संशोधन। चलिए समझ गए। अब यहाँ पे अब आगे कुछ पॉइंट है, देखिए दोस्तों। अहं केंद्रित भाषा कौन बोले हुए हैं, जीन पियाजे। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कौन बोले हैं, जीन पियाजे। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, ये बोले हैं जीन पियाजे। अनुकूलन की प्रक्रिया ये जीन पियाजे ही दिए हैं। बच्चे अपने समझ का सृजन करते हैं, बच्चे अपने समझ का सृजन खुद करते हैं, ये कौन बोले हैं, जीन पियाजे। पहले विचार जन्म लेता है और बाद में भाषा, ये कौन बोले हैं, जीन पियाजे। और वाइगोत्स्की क्या बोले हैं, पहले भाषा जन्म लेती है और फिर विचार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, ये जीन पियाजे बोले हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट। अब संज्ञानात्मक विकास के चरण देखिए, ये अवस्था के बारे में समझिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ विषय यहाँ पे समझिए दोस्तों, कुछ पॉइंट है। सभी चरण क्या है, पियाजे के जितने भी चरण है, सब चारों चरण क्या है, स्थिर है, सभी चरण स्थिर है। यह चरण गुणात्मक यानी नए गुणों का विकास के रूप में आगे बढ़ता है। प्रत्येक चरण में क्या होता है, नए गुण का विकास होता है, यानी गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता है। सभी चरणों का क्रम स्थिर है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहले और संवेदी पेशी अवस्था बाद में, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए सभी चरण क्या है, सभी चरणों का क्रम स्थिर है, कभी बदला नहीं जा सकता। यहाँ पे एक समझिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता बोला गया है जीन पियाजे को, याद रखिएगा दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता। अब देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं की चर्चा की है, जो निम्नलिखित है। 4 प्रमुख अवस्थाओं की चर्चा की है, समझिए दोस्तों, एक एक करके समझेंगे हम। समझिए, पहला है संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक, ये सब कोई भी दे सकता है आपको। इसकी अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। कुछ विशेषता है इसकी, देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण जो है लास्ट तक इसमें आ जाता है। समझ गए दोस्तों, इसके 2 वर्ष होते होते इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है।
अगर एग्जाम में पूछे वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है, तो ये संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार इस अवस्था में होता है, जैसे चूसना, हंसना, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर हंसना, ये सब इसमें मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार में समझ जो जो जन्मजात होता है दोस्तों, हंसना, रोना, गुस्साना। प्रतिवर्त क्रिया में चूसना, जैसे जो चीज़ बार बार दोहराती है। हम पहले ही सब बात हम समझा चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग वो चीज़ पहले ज़रूर अच्छे से सुन लें, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, इंद्रियों द्वारा अधिगम क्या होता है, इस अवस्था में इंद्रियों द्वारा अधिगम करता है बच्चों, पांचों इंद्रियों द्वारा, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, गला और जीभ। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा सोचता है बालक, यानी मानसिक निरूपण, कोई चीज़ को वो अपने दिमाग में चित्र बना करके वो सोचता है। आगे देखिए, संवेदी पेशी अवस्था के 6 उप अवस्था होती है। समझ गए दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था क्या है, 6 उप अवस्था है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक में क्या है, पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इसकी अवधि क्या है, जन्म से 30 दिन तक। इसमें क्या होता है, बालक में चूसने की क्रिया जो है सबसे अधिक प्रबल होता है। अब देखिए दूसरा, प्रमुख वृत्ति है प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसकी अवधि है 1 से 4 माह, 1 से 4 महीना तक। इसमें क्या होता है, शिशु की प्रतिवर्त क्रिया जो है अब अनुभूति द्वारा दोहराई जाती है, जो एक दूसरे के साथ समन्वित हो जाती है। यानी कि अब क्या करेगा, 1 से 4 महीना में अब कोई चीज़ के बारे में वो अनुभूति करने लगेगा। वो अब उसकी जो है कोई चीज़ के बारे में वो अच्छा से अब वो देख करके उसमें अनुभूति, उसके अंदर जो प्रतिक्रिया होने लगता है। अब क्या होता है, वो कोई चीज़ की प्रतिक्रिया अब खुद से देने लगता है। समझ गए दोस्तों। आगे तीसरा देखिए, गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, 4 महीना से 8 महीना इसकी अवधि है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने की शरीर की प्रतिवर्त क्रियाएं इसमें तेज होता है, यानी वस्तुओं को उलट पलट के ज़्यादा देखेगा, उसको छूने की प्रक्रिया छूने के लिए बहुत ही उत्सुक होगा। समझ गए दोस्तों। इसमें और है, ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराना जो उसे सुनने या करने में रोचक लगता है। इसमें क्या करेगा, 4 महीना से 8 महीना के बीच में बालक क्या करेगा, ऐसी क्रिया ज़्यादा करेगा जो उसको सुनने और करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे चूसने में या फिर हंसने में। समझ गए दोस्तों, जो वो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये 8 से 12 माह की है। इसमें क्या होगा, खिलौनों को क्या करेगा, अब कहीं पर भी अगर आप खिलौना का रख देगा, वो ढूंढने का प्रयास अब करेगा। या फिर अगर कहीं दूर दूर रखा है खिलौना, अगर वो किसी चीज़ पे है, तो उसको खींच के क्या करेगा, वो जैसे ओढ़ना, जैसे अगर कोई तौलिया रखा है उस पर अगर खिलौना है, तो तौलिया वो खींच के क्या करेगा, खिलौना प्राप्त कर लेगा। आगे देखिए दोस्तों, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, 12 महीना से 18 महीना तक इसकी अवधि है। इसमें क्या करेगा बालक, वस्तुओं को गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करेगा। अब खिलौनों को तोड़ तोड़ के वो उसको देखेगा कि क्या है अंदर में, क्या नहीं है, वो इस तरह से करेगा। शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाएगा। अब वो चूसने उसने की क्रिया जो अब उसमें कम होने लगता है। उत्सुकता और अभिप्रेरणा अधिक प्रबल हो जाता है। अब उसमें उत्सुकता ज़्यादा होता है। वस्तुओं को क्या करेगा, ऊपर से नीचे गिरा कर देखेगा। अध्ययन करने में वस्तुओं को ऊपर नीचे गिरा करके अब क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अब लास्ट क्या है दोस्तों, देखिए, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इसकी अवधि है 18 से 24 माह। इसी अवस्था में जो बालक को क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यही छठा अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था के छठा उप अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। समझ गए दोस्तों, ये पूछ सकता है आपको। अब इसी से अंदर से क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा, पूर्व प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, अहम केंद्रितता या स्वार्थीपन का गुण होता है। हम पहले समझा चुके हैं, अहम केंद्रित यानी खुद के बारे में सोचना ज़्यादा। प्रतीकात्मक विचार, अब कोई भी चीज़ के प्रतीकात्मक विचार में आ जाता है दोस्तों, कि अब उसके सामने जैसे कुकर रखा हुआ है, तो अब कुकर के बारे में वो समझ जाएगा कि इसमें क्या होता है, चावल बनेगा। समझ गया दोस्तों, यही हुआ प्रतीकात्मक विचार। चलिए आगे देखिए, अविलोम्यता। इसमें क्या होता है, वो मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। संरक्षण का अभाव होता है इसमें। संरक्षण हम पहले समझा चुके हैं। इसमें संरक्षण का अभाव होता है। वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को, ये आकृति में पाया जाता है, वो कोई भी चीज़ की आकृति आप बना के दीजिए। ये जैसे ये समझिए दोस्तों, ये क्या है, भी है। अगर इसको आप डब्लू बना दिए तो क्या करेगा, भी वो उसको बोलिएगा भी ढूंढने के लिए,
तो नहीं ढूंढ पाएगा कि भी कहाँ गया। मगर इसके बाद वाली अवस्था में उसमें क्या होता है, ऐसे भी कर दिया, अब अगर डब्लू बना दिए तो वो क्या करेगा, इसको भी अब वो पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना भी है और इतना ये इसको बढ़ा दिया तो डब्लू हो गया, वो समझ जाएगा। या फिर पी कर दिए, इसको हम बी बना दिए, अगर पूछे बच्चा को पी कहाँ गया तो वो नहीं बताया गया, संरक्षण के अभाव में ये नहीं बता पाता, ये आकृति में होता है। या केंद्रीकरण, किसी भी चीज़ के बारे में एक ही नज़रिए से सोचना, ये केंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण बहुत तरह से सोचना। 6 में देखिए दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना, यहाँ हम केंद्रित होता है, इसकी भाषा हम केंद्रित होती है, इसीलिए वह दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता है जल्दी। मगर लास्ट तक क्या होता है, इसके लास्ट स्टेज तक वो समझने लगता है। इसी अवस्था में जीववाद की प्रक्रिया पाया जाता है, वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। किस तरह से बच्चा अगर रोने लगता है, अगर मिट्टी पे गिर गया अगर रोने लगता है तो हम क्या करते थे, याद करिए कि मिट्टी को मारते थे, तो बोलते थे कि बेटा देखो इसको भी मारे हम, और बच्चा समझने लगता था कि सही में वो भी अब रो रहा है, और वो चुप हो जाता था। पंखा चलता था, अगर हम बंद कर देते तो बच्चा रोने लगता था, फिर पंखा चला देते हैं तो वो क्या करता है कि समझ जाता है कि वो पंखा में क्या है, जान है। तो यही हो गया जीववाद, निर्जीव को भी सजीव समझना। गुड्डा गुड़िया का खेल खेलता है, आप लोग जानते ही होंगे कि वो उसको सजीव समझते रहता है। गिनती वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत हो जाता है उसमें, भाषा विकास आरंभ हो जाता है शुरुआत में ही, नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण वो करने लगता है लास्ट तक। समझ गए दोस्तों, चलिए अगला समझते हैं। मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। ये हम सब चीज़ पहले समझा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों इसमें ज़्यादा हम समय नहीं ले रहे हैं। विलोम्यता समझ गए, मूल बिंदु से वापस अब आ जाएगा संरक्षण, यानी कि जैसे हम पी बनाए और इसको बी बना दिए, अब उसको बोलेंगे कि पी कहाँ गया तो वो बता देगा। ऐसे भी बनाए, इसको हम डब्लू बना दिए, भी को हम डब्लू बना दिए, तो अब वो भी ढूंढ लेगा कि कहाँ है भी। तो यही संरक्षण अब उसमें आ गया है। तो ये संरक्षण का गुण किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। विकेंद्रीकरण, अब किसी चीज़ के बारे में वो अच्छा से बहुत तरह से सोच सकता है, यानी आरोही अवरोही क्रम का उसमें विकास हो जाता है। गणितीय संक्रिया का विकास हो जाता है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग का इसमें अब वो विकास हो जाता है, पूरी तरह से सीख जाता है। श्रृंखला का विकास हो जाता है, श्रृंखला यानी कि यहाँ पे 3 है, 3, 5, 7, 9, यानी 2-2 का अंतर है, यही श्रृंखला होता है। बच्चे समझ जाएगा, ये श्रृंखला का विकास अब हो जाता है इसमें। यानी परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, विभेदीकरण तथा वर्गीकरण अब करना सीख जाता है। समझ गए दोस्तों, अब कोई भी चीज़ के बारे में वो अब अच्छा से सोच सकता है, उसका वर्गीकरण कर सकता है। अगर उसको 10 प्याली दे दिए, उसमें 3 तरह का प्याली, एक छोटा एक मध्यम एक बड़ा, तो तीनों को अलग अलग वो वर्गीकरण अब कर सकता है। समानता एवं अंतर करना, यानी कि वो अंतर कर सकता है। तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है, वो नहीं वो तर्क करने लगा कि ये कोई चीज़ के बारे में ये क्या है, या कैसे हुआ, या क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चन इस अवस्था में करने लगता है बालक। चलिए अब लास्ट समझिए दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से ऊपर की अवधि है। इसमें देखिए बिना देखे भी सोच सकता है, यानी कि अमूर्त चिंतन का विकास इसमें हो जाता है। तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है, यानी कि वो अब जो अच्छी तरह से तर्क करने लगता है। अपसारी चिंतन, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत तरह से सोच सकता है, अब वो अपसारी चिंतन हो गया दोस्तों। परिकल यहाँ ये मूल बिंदु से अब किसी भी तरह से वो सोच सकता है, यही अपसारी चिंतन हो गया दोस्तों। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है, यानी मूल बिंदु से कोई भी चीज़ के आंसर एक ही होगा, यानी कि कोई भी बहुत सारी बात को एक ही बात में शामिल कर देना, वो अपसारी चिंतन होगी। तो देखिए दोस्तों, अब परिकल्पनात्मक चिंतन, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अब वो अमूर्त चिंतन जब भी आया तो उसमें परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाएगा। अब वो किसी चीज़ के बारे में क्या करेगा, अगर ये होगा तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ये होगा, उसमें परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है। भाषा में अब संप्रेषणशीलता आ जाता है, वो किसी भी चीज़ से अब अच्छे से बात कर सकता है। सोचने समझने, समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता अब उसमें आ जाता है। समझिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आगे देखिए, जहाँ जीन पियाजे के नैतिक विकास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ये जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसकी शैक्षिक जो शिक्षा में क्या इसका महत्व है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, तब उसके नैतिक विकास के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद।